चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही वर्क पावर एनर्जी के अंदर सबसे जो बेस्ट चीज है, जिसके इर्द गिर्द सारा का सारा चैप्टर घूमता है, जिसके इर्द गिर्द सारे के सारे सवाल होते हैं, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। लेट्स सी व्हाट इट स्टेट्स। वैसे डायरेक्ट स्टेट करने से पहले बेटा इसको हल्का से डिराइव भी कर सकते हैं। डेरिवेशन अगर आप बेटा कुछ बच्चे अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए बेटा किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, लेट इट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये कोई नेट फोर्स है, ये बेटा 3D में लग रहा हो। इसका मुझे वर्क डन निकालना है। एज यू नो दैट वर्क डन इज वेरी सिंपली नेट फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। एज यू नो इट वेरी वेल, इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ds can always be written as I told you earlier, that is dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Fair enough. Now the dot product says that it is fx dx plus fy dy plus fz dz, बट आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। एफ एक्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कैन बी रिटन एज वी एक्स, आई होप यू रिमेंबर दैट कि एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज वी डी बाई डी एक्स. So if it is acceleration along x-axis, so this is vx, this is vx, plus force along y-axis can be written as mass into acceleration along y-axis. Acceleration along y-axis is beta v dv by dy, but acceleration is along y-axis, so it should be y, it should be y. Force along z-axis, beta force along z-axis is mass into acceleration along z-axis. Acceleration along z-axis can be written as v dv by dz. If acceleration is along z, it should be velocity along z, velocity along z. Into dx, into dy, into dz. dz, dz, dy, dy, dx, dx cancel. Let's say velocity along x-axis changes from velocity along x-axis initial to velocity along x-axis final. Velocity along y-axis initial, velocity along y-axis final, velocity along z-axis initial, velocity along z-axis final. It can be written as m into beta vx dvx का इंटीग्रेशन होगा vx का स्क्वायर upon 2. The value of Vx is varying from Vx initial to Vx final. Similarly, integration of V dV is V square by 2 बेटा बाहर निकाल लिया, that is Vy. Its value will vary from Vy initial to Vy final plus m into but what is Vz? Vz is Vz dvz का इंटीग्रेशन होगा Vz का स्क्वायर अपॉन टू Vz initial to Vz final. Now just we have to put the limits. Limit says that is half m Vx final का स्क्वायर माइनस Vx initial का स्क्वायर प्लस हाफ m Vy फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल Vy इनिशियल का स्क्वायर प्लस हाफ m Vz फाइनल का स्क्वायर माइनस Vz इनिशियल का स्क्वायर.
नाउ इट कैन बी रिटन एज हाफ एम वी एक्स फाइनल का स्क्वायर प्लस वी वाई फाइनल का स्क्वायर प्लस वी जेड फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स इनिशियल का स्क्वायर प्लस वी वाई इनिशियल का स्क्वायर प्लस वी जेड इनिशियल का स्क्वायर। ऑफ कोर्स इट इज हाफ एम बड़ा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर is of course v square, net speed का square, of course it is along, it is our initial, sorry beta, this is final, so final, minus half n beta, this is of course v initial का square, this is our final kinetic energy, this is our initial kinetic energy, या फिर beta that is our change in kinetic energy. So work done by the net force या फिर work done by all the forces is always equals to change in kinetic energy. Net work done या फिर work done by all the forces is always equals to change in kinetic energy. तो अच्छी बात है बेटा, अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। और डेरिवेशन तो ठीक है बेटा, मैंने आपको सिर्फ कन्विंस करने के लिए बताई कि बेटा हाँ ये बात कितनी सही है। और फाइनली स्टेटमेंट याद रखना है एंड स्टेटमेंट सेज दैट कि work done by all the forces, बेटा सारे फोर्सेस का जो वर्क डन होगा उसका सम जो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और वर्क डन बाय नेट फोर्स, एक ही बात है बेटा, और वर्क डन बाय नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू change in kinetic energy. ये हमेशा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर रहेगी। तो चाहे बेटा आप सारे के सारे फोर्सेस का वर्डन निकालो, चाहे बेटा आप नेट फोर्स का वर्डन निकालो, वो जो वर्डन आएगा वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। एंड दिस इज नोन एज योर वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर बेटा वेट। मैं बेटा बार बार इसको वेट बोलकर ही रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज योर वेट और वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बेटा इतना सिंपल सा अपना वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे चलिए बेटा, हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ फिलहाल स्टेट किया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहां कहां काम आता है, उस बात को बेटा ढंग से देखते हैं। ये मान के चलना कि बेटा हमारे वर्क पावर एनर्जी के मोस्टली सिचुएशनल बेस्ड सवालों के अंदर मोस्टली बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगनी है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर हर जगह बेटा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगना था, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर हमारे अधिकतर सवाल जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बेटा हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निपट जाएंगे, हमें कुछ खास और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक बेटा, बढ़िया, अच्छी बात है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया रहे कि यार कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। तो चलिए छोटी छोटी बातें स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल आसान ट्रिवियल चीजों से स्टार्ट कर रहा हूं सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे सुनना बेटा, मेरे पास ये एक एम मास की बॉल है और इस एम मास की बॉल को मैंने बेटा वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दिया विद वेलोसिटी यू। कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं, मुझे निकालना है फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय दिस बॉल। बड़ा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? हालांकि आपको उस समय तो याद ही कर रखा है यू स्क्वायर अपॉन 2g, काइनेमेटिक्स में बड़े आराम से निकाला था, बड़ा बिल्कुल निकाला था, लेकिन हम फिलहाल थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, बड़ा लगातार बड़ा बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, यूं जाएगी जाएगी जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर बड़ा इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। जब भी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करना हो तो सबसे पहले दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम ही आनी चाहिए। बड़ा मान लीजिए कि ये जो हाइट है, लेट्स से इट इज h। अगर मैं कहूं कि बड़ा वेट लगाऊं तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर वेट मीन्स वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है जिसका वर्क डन है एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू k फाइनल। बड़ा व्हाट इज k फाइनल? फाइनल बड़ा रेस्ट पे है
माइनस बड़ा के इनिशियल, बड़ा के इनिशियल है हाफ एम यू स्क्वायर। बेटा व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? बेटा एम जी है नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ एच। मैंने मेरे बच्चों को याद करा रखा है कि नीचे आ रहा हो तो प्लस एम जी एच, ऊपर जा रहा हो तो माइनस एम जी एच। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑफ कोर्स माइनस एम जी एच। बेटा एम एम कैंसिल और यू स्क्वायर अपॉन 2g इज योर मैक्सिमम हाइट। हम बेटा काइनेमेटिक्स से भी एग्जैक्टली इसी तरह से आंसर निकालते थे बेटा, इसी तरह से सॉरी यही आंसर निकालते थे। निकालने का तरीका तो ऑफ कोर्स वहां पर अलग था। आगे चलिए बेटा, अगला काम। जैसे एक और सवाल, आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कोई टावर है जिसकी हाइट h है और यहां से हमने किसी m मास की बॉल को u वेलोसिटी से एंगल थीटा पर फेंक दिया है। इट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। बट हमने पूरी कहानी गढ़ रखी है इसकी कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, जब टकराएगा तो x के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, y के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी। सारी बातें हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में बढ़िया तरीके से याद कर रखी है और हो सकता है कि बड़ा आपको रिजल्ट भी सारे के सारे याद हो, नहीं याद हो तो होने भी चाहिए। ठीक, कभी ना कभी कभी टकराएगी, जमीन से जस्ट टकराएगी, उस टाइम पर स्पीड कितनी होगी, ये बड़ा मेरा सवाल है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। बड़ा सवाल लिख लीजिए, फाइंड स्पीड लिख लो बड़ा, स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। बेटा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी उस टाइम पर स्पीड कितनी होगी। अगेन बेटा इनिशियल स्पीड दे रखी है और फाइनल स्पीड पूछिए। जब भी बेटा इस तरह से स्पीड्स को रिलेट करना हो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां से तक मैं कहूं कि बेटा मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जने का वर्डन है, दैट इज वर्डन बाय ग्रेविटी एंड दैट मस्ट बी के फाइनल माइनस के इनिशियल। बेटा व्हाट इज वर्डन बाय ग्रेविटी? आप बोलोगे कि सर इनिशियली बॉल यहां पर है, फाइनली बॉल यहां पर है। ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है, उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ उसका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पर फर्क पड़ता है, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप बोलोगे सर कुल मिलाकर बॉल नीचे आ रखी है, हमने ग्रेविटी के वर्क डन में सीख रखा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज सिंपली m इंटू जी इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बड़ा एम एम कैंसिल और सॉल्व करते बड़ा v की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई रियली होप कि मेरे बच्चों को याद होगा कि यही रिजल्ट हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में भी निकाला था। सर ये जो स्पीड आई ये थीटा पर तो डिपेंड नहीं कर रही। हाँ बड़ा बिल्कुल नहीं कर रही। इसका मतलब चाहे बॉल को ऐसे फेंक दो, चाहे 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 ऐसे फेंक दो, जमीन पर पहुंचते पर बड़ा स्पीड हमेशा बराबर ही होगी। वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, स्पीड बराबर होगी, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि हाँ बिल्कुल आराम से इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। आई होप हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही बेटा चिन्नी मिन्ने सवाल और लेते हैं अपन। तो मैं अभी भी बोल दूं बेटा सवाल हो सकता है कि बिल्कुल शुरुआत के अंदर आपको ऐसे लगे कि यार सर सारे के सारे सवाल वही करा रहे जो हमने पहले से कर रखे हैं, क्योंकि मेरा एम अगेन सवाल कराना तो है ही नहीं। मुझे तो एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों को कन्विंस करना है। सवाल तो बाद में होते रहेंगे, पहले मेरे बच्चे कन्विंस हो जाएं कि हाँ मैं काइनेमेटिक्स वगैरह लगाऊं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह लगाऊं, तब भी आंसर वही आते हैं, और अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तब भी आंसर वही आते हैं। और अगर एक बार आप लोग कन्विंस हो गए और आप सीख गए कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगानी है, फिर तो आप खुद भी कर लोगे। तो मेरा मेन एम आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम के प्रति इंटरेस्ट डेवलप कराना और आपको कन्विंस करना है कि कितना आसान है ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगना और कितना यूजफुल है। बाकी तो सब अपन से हो जाएगा। अगला सवाल अगेन बेटा रिपीटेटिव है, ये फ्रिक्शन का मेरे ख्याल से सबसे पहला सवाल ही था। ये बेटा हमारे पास एक सरफेस, इस सरफेस पर एक m मास का ब्लॉक, इस m मास के ब्लॉक को बड़ा एक सरफेस पर रखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, और इस m मास के ब्लॉक को हमने सामने की तरफ बड़ा स्पीड दे रखी है u। ठीक है ना, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। बेटा ये रुके उससे पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये देखो। तो एम मास का ब्लॉक आगे गया आगे गया आगे गया, फ्रिक्शन लगेगा बेटा पीछे की तरफ काइनेटिक, वो फ्रिक्शन बेटा ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी लगातार घटाएगा घटाएगा घटाएगा, कहीं ना कहीं जाकर बेटा ये एम मास का ब्लॉक फाइनली रुक जाएगा। और फाइनली बेटा रुक गया, फाइनल स्पीड आ गई बेटा इसके पास 0। यहां से यहां तक बेटा मान लेते हैं कि इसका सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट है x। ये x हम बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन चैप्टर में निकाल चुके हैं, लेकिन बेटा ठीक है अब तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करने वाले हैं। बेटा इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड जैसे ही अगर सिचुएशन में आई, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। इट सेज दैट कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा ग्रेविटी का वर्क डन प्लस नॉर्म, बेटा कौन से फोर्सेस है, मेरे ख्याल से mg है नीचे की तरफ है बच्चे, नॉर्मल है ऊपर की तरफ, और काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ग्रेविटी का वर्क डन तो 0 है क्योंकि mg है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ। नॉर्मल का वर्क डन भी 0 है क्योंकि नॉर्मल है वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट है सामने। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन है। कितना आसान बेटा फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला, पीछे की तरफ फ्रिक्शन है कितना है बेटा म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू है mg, डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ x, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, इन दोनों के बीच में एंगल हम जानते हैं कि 180। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू k फाइनल, बेटा फाइनली रेस्ट पे है तो k फाइनल तो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mu²। परफेक्ट। बेटा cos 180 तो -1 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल। बेटा आप मेरे से x पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है u²/2 टाइम्स म्यू kg। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। बेटा रुकने से पहले इतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। फेयर एनफ। बेटा ये सवाल अपने कर रखे, आगे चलिए बेटा और पूछ रहा हूं। हमारे पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये बेटा एक इस तरह का अरेंजमेंट है। ये जो बड़ा वर्टिकल वाली जो सरफेस है ये बड़ा स्मूथ है। ये जो सरफेस है बड़ा यहां से x इक्वल्स टू 0 मान लीजिए। ये वाले सरफेस बड़ा आपके पास रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। यहां कहीं बड़ा मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है और इस m मास के ब्लॉक को हमने h हाइट ऊपर से रिलीज किया तो लगातार नीचे आएगा। ये वाले सरफेस बड़ा स्मूथ ही है, नीचे आएगा तो लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। यहाँ पर स्पीड अच्छी खासी होती है सबसे ज़्यादा। फिर जैसे आगे जाएगा बड़ा फिर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा पीछे की तरफ, वो लगातार इसकी स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा 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 घटाएगा, कहीं ना कहीं जाकर इसकी स्पीड फाइनली 0 होनी तय है। तो मुझे इतना पता है कि m मास का जो ब्लॉक है वो फाइनली कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। रुकने से पहले बेटा वो इस रफ सरफेस पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मुझे बेटा डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है। थोड़ा सवाल लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर इट स्टॉप्स। चलिए बेटा शुरुआत में रिलीज किया है तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनली स्टॉप हो गया बेटा फाइनल स्पीड भी 0। जब भी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को रिलेट करेंगे तो बेटा सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, वेट। हेडिंग भी क्या है, वेट, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, वेट। तो यहां से यहां तक बेटा कौन से फोर्सेस हैं, आप बोलोगे सर पूरे रास्ते ग्रेविटी है, नॉर्मल है और फ्रिक्शन है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। वेरी इजी। ग्रेविटी का वर्डन बेटा ग्रेविटी का वर्डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। mg लग रहा है नीचे की तरफ, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ वाले डिस्प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है और आप जानते हो कि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो आप बोलोगे सर ग्रेविटी का वर्डन नीचे आ रहा है इसलिए प्लस mgh। नॉर्मल का वर्डन बेटा शायद नजर आ गया होगा आपको, जब इंक्लाइन प्लेन पर है तब आपका नॉर्मल जो है बेटा वो तो ऐसे लग रहा है,
और इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी इस तरफ है, तो नॉर्मल इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। कितना एंगल है मेरे प्यारे बच्चों दोनों के बीच में? 90। जब ब्लॉक यहां पर है तब भी बड़ा मोर और लेस यही कहानी है। नॉर्मल जमीन का ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, हर जगह नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो बड़ा 90 आ रहा है, तो नॉर्मल का वर्डन तो 0। सिर्फ फ्रिक्शन का वर्डन लिखना बचा है, लिख देंगे फ्रिक्शन लग रहा है बेटा पीछे की तरफ, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं म्यू के बड़ा दे रखा है इनटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू बेटा mg। फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो बड़ा cos 180 आएगा, सीधा लिख दो बेटा उसको। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे बोले सर फ्रिक्शन का वर्डन ले दो माइनस म्यू के इंटू mg। बेटा माइनस किस चीज़ का याद है ना बेटा? वो cos 180 का, क्योंकि फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो माइनस म्यू के mg इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू के फाइनल स्टॉप्स, सो के फाइनल इज 0, के इनिशियल रिलीज्ड इसलिए 0। और जैसे सॉल्व किया mg मेरे बच्चे कैंसिल हो गया और h की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू आ गई है h अपॉन म्यू के, बड़ा h अपॉन म्यू के। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, बढ़िया बेटा। तो बेटा ये हमारे कुछ सवाल हैं, अभी थोड़ा और भी है, लेकिन सारे के सारे सवाल ही बेटा ऐसे हैं जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अगर करना चाहते हैं ना तो हम कर लेते हैं, और किए भी अपन ने इस तरह के सवाल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। लेकिन आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि वर्क पावर एनर्जी सॉरी बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से सवाल रिलेटिवली थोड़े से आसान तो हो रहे हैं यार, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ईजियर बैठ रही है और सिचुएशन का एनालिसिस भी थोड़ा सा ईजियर बैठ रहा है, तो अच्छी बात है बेटा, तो बढ़िया बात है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट एक और सवाल। सवाल बेटा ऐसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला बड़ा एंगल थीटा, यहां कहीं से बड़ा एक m मास का ब्लॉक है, बड़ा वो पड़ा है। m मास के ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये गिवन है कि tan थीटा की वैल्यू जो है बड़ा वो म्यू से बड़ी है। कारण बेटा आपको समझ आ जाएगा। हमने बेटा इस m मास के ब्लॉक को यहां से रिलीज किया है, बड़ा ये हाइट h है, रिलीज किया है मतलब बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ये ब्लॉक बेटा चलते 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 बेस पे आएगा, बेटा उस टाइम पर इसकी कितनी स्पीड है बेटा वो निकालनी है, समझ गए बेटा। अच्छा ये tan थीटा की वैल्यू बेटा म्यू से ज्यादा क्यों है तुम समझ गए होंगे। tan थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा तभी तो बेटा m मास का ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा। याद करो बेटा, अगर ये tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू से छोटी होती तो बेटा इसका मतलब थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है बेटा, फिर उस केस में ब्लॉक स्लिप नहीं करता, अब बेटा ब्लॉक स्लिप करेगा, और ब्लॉक स्लिप करते 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 बेटा यहां पहुंचेगा। मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड v। बड़े आराम से कर देंगे, हमने यही वाला सवाल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी किया था। अब बेटा हम थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम से करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कर देंगे। हम जानते हैं कि इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल v है। इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को जब भी रिलेट करना होगा तो हमारे दिमाग में बेटा क्या आएगा? वेट, एंड वेट सेज दैट work done by all the forces is always equals to change in kinetic energy. When I say all the forces, that is work done by gravity plus work done by normal plus work done by friction, and that is equals to k final minus k initial. K initial मेरे बच्चे बोलेंगे सर released है, so of course it is 0. चलिए बेटा पहले ग्रेविटी का वर्डन, m मास का ब्लॉक यहां, बाद में यहां, कुल मिलाकर नीचे आए तो ग्रेविटी का वर्डन बेटा प्लस mgh। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाली हाइट में हमें मतलब है ग्रेविटी का वर्डन इज प्लस mgh। व्हाट इज वर्डन बाय नॉर्मल? एज यू कैन सी दैट कि बेटा किसी भी टाइम पर अगर मान लीजिए कि m मास का ब्लॉक यहां कहीं आ गया तो इस m मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस, इस तरफ जो फोर्स आएगा बेटा वो mg साइन थीटा, इस तरफ जो फोर्स आएगा बेटा वो mg कॉस थीटा, ये जो फोर्स आएगा दैट इज नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू और mg कॉस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। इस ब्लॉक पर इंक्लाइंड प्लेन ऊपर की तरफ एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा जिसकी वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू मेरे बालक जानते हैं mg कॉस थीटा। फेयर एनफ।
नॉर्मल फोर्स है इस तरफ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ अलोंग द इंक्लाइन, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन और ब्लॉक पर नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर. ऑफ कोर्स एंगल बिटवीन देम इज 90, सो नॉर्मल का वर्क डन कम्स आउट टू बी 0. व्हाट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन? वेरी इजी. फ्रिक्शनल फोर्स इज mu mg cos theta into displacement. बड़ा व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट? यहां से चलते बड़ा यहां आया, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ ऐसे. अगर ये वाली हाइट अगर h है तो ऑफ कोर्स ये h अपॉन साइन थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट इज h अपॉन साइन थीटा. फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, cos of angle between them. But what is the angle between frictional force and displacement? आप बोलते हैं that is 180, तो आप कह सकते हो cos of 180. I really hope you do remember what is the formula of work done. That is force into displacement into cos of angle between force and displacement. Frictional force is acting like this, displacement is like this, angle between frictional force and displacement is 180. And that must be equals to K final. But what is K final? But K final is half mv square. What is K initial? It is release, so of course it is 0. हमारे पास आंसर आ गया बेटा. कितना आंसर आ गया? mgh. बेटा cos 180 is minus, so minus mu mg cot theta h. That is equals to half mv square. बेटा m कैंसिल, v की वैल्यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2gh 1 माइनस म्यू कॉट थीटा. बड़ा ये आंसर आ गया. v कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स gh 1 माइनस म्यू कॉट थीटा. ठीक है, बढ़िया काम बेटा, तो अच्छे से निकाल लिया. बड़ा अगर हम न्यूटन से लगाते बेटा तब भी हम आंसर बड़े आराम से निकाल सकते थे, तब भी हमें दिक्कत नहीं थी. लेकिन ठीक है बेटा, ऐसे करने में हमें हल्की फुल्की और बातों का भी आइडिया लगाइए कि कैसे ग्रेविटी का वर्डन लिखते हैं, कैसे फ्रिक्शन का वर्डन लिखते हैं, कैसे बेटा इन सबको एनालाइज करते हैं, है कि नहीं. आगे चलिए. नेक्स्ट इज एक सवाल और. ऐसा सही है बेटा, ठीक है, आप हल्के फुल्के बोर भी हो गए होंगे क्योंकि है ना सवाल रिपीटेटिव है यार, है ना. सवाल बेटा आपने अभी तक सारे के सारे वैसे देखे हैं जैसे बेटा अपन ने पहले से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, काइनेमेटिक्स वगैरह में कर रखे थे. थोड़ी देर बेटा बाद में अपन नए सवाल भी करेंगे. ठीक है, ये तो बेटा सिर्फ कन्विंस करने के लिए कि सारी चीज़ें एक जैसे सी हैं. ठीक, तो चलिए बेटा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बेटा तेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है किसी m मास के ब्लॉक के साथ. ये m मास का बड़ा ब्लॉक, ये वाला एंगल थीटा. इस m मास के ब्लॉक को मैंने शुरुआत में बड़ा स्पीड दे दिया u इनिशियली. ऑफ कोर्स जैसे बड़ा ऊपर जाएगा mg sin थीटा पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन भी पीछे, इसकी स्पीड लगातार घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं बेटा जाकर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी. वापस पलटता है या नहीं पलटता है तो इस बात पर डिपेंड करता है कि tan थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी है या छोटी है. बट इतना तय है कि कभी ना कभी मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी एक बार के लिए फॉर एन इंस्टेंट तो 0 होगी. तो फाइनली बेटा ऐसा होगा कि m मास का जो ब्लॉक है बेटा उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है बेटा वो 0 होगी, और इस टाइम पर ये m मास का जो ब्लॉक है ये मैक्सिमम हाइट पे होगा. बेटा फाइंड दिस h max. मुझे बेटा ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, बड़े आराम से निकाल लेंगे बेटा बंदा, बड़े आराम से निकाल लेंगे. अगेन बेटा देखना, अगर ढंग से सोचे तो इसमें फिर से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को ही रिलेट कर रखा है. भाई इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड 0 है, तो एक तरीके से रिलेशन तो किसमें है? इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड. जब भी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड में रिलेशन होगा तो हम हमेशा क्या सोचेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम. और जैसे बेटा हम वर्क एनर्जी थ्योरम सोचने की बात करेंगे, हम कहेंगे कि वर्क डन, अच्छा वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहां से अंदर किस किस के वर्क डन है? ग्रेविटी का, नॉर्मल का और फ्रिक्शन का, और कोई तो नजर नहीं आ रहा.
तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। आराम से बताओ बेटा, ग्रेविटी का वर्क डन, एम मास का ब्लॉक ऊपर गया है तो प्लस mgh या माइनस mgh, आप बोलोगे ऑफ कोर्स माइनस mgh, ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, तो माइनस mgh। बेटा नॉर्मल का वर्क डन मेरे ख्याल से मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बेटा समझ तो गए होंगे ना। नॉर्मल का वर्क डन बेटा वापस से जीरो आएगा क्योंकि इस ब्लॉक पर नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, mg cos थीटा लग रहा होगा ऐसे, वेलोसिटी बेटा ऐसे, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना बेटा डायरेक्ट लिख दूं, म्यू इनटू नॉर्मल, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज नॉट mg इन दिस केस, द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल इज mg cos थीटा इन दिस केस। What is वर्क डन बाय फ्रिक्शन? अच्छा बेटा वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो बिकॉज नॉर्मल इज लाइक दिस, वेलोसिटी इज लाइक दिस, नॉर्मल इज लाइक दिस, ds इज लाइक दिस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सो वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। बार बार बेटा वही आ रहा है यार, मैं भी क्यों बार बार बोल रहा हूं, तुम समझ तो रहे हो ना, ठीक है। प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन का वर्क होगा फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू mg cos थीटा इनटू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, this displacement, this is h max, so of course this is h max upon sin theta, this is h max upon sin theta into cos of angle between frictional force and displacement। frictional force ऐसे है, displacement ऐसे है, of course angle between them is 180, cos 180, and that is k final, बेटा k final is 0 माइनस के इनिशियल, बेटा के इनिशियल इज हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस 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 बेटा निपट गया, m से m निपट गया। बेटा मुझसे पूछा क्या था, अच्छा h पूछा था, बेटा h की वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर अपॉन 2g 1 प्लस म्यू कॉट थीटा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट या बेटा h max, बेटा दिस इज द मैक्सिमम हाइट। आई होप समझ गए होंगे, आगे चलिए बेटा। चलिए बेटा एक सिचुएशन देखते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट k है, नेचुरल लेंथ पे, और हमने इसको रिलीज कर दिया। शुरुआत में बड़ा ये फिक्स्ड सीलिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्टिफनेस कांस्टेंट के, या बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक ही बात है। शुरुआत में बड़ा स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे थी, m मास का ब्लॉक लगा रखा है और हमने इसको रिलीज कर दिया। सवाल है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर बड़ा मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या आएगा? सवाल लिखने के लिए इतना ही है, लेकिन सिचुएशन में बहुत सारी बातें कर लेंगे मतलब। पहले मैं आपको ये कन्विंस कर रहा हूं कि हो सकता है कि तुम में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर मैक्सिमम एक्सटेंशन तो mg/k होगा, तो उनको बोल दूं कि बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन mg/k नहीं होगा बल्कि mg/k से ज्यादा होगा। आई विल प्रूव दैट, टेक योर टाइम। सवाल बेटा लंबा चौड़ा है, बताने के लिए बहुत सारी बातें, तो खूब टाइम लगेगा इसमें। सुनना बेटा, जैसे ही इस m मास के ब्लॉक को बेटा स्प्रिंग से अपन ने बांध दिया और नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया, नेचुरल लेंथ से छोड़ते ही इस m मास के ब्लॉक पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एंड यू नो इट वेरी वेल कि बेटा नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। सर स्प्रिंग क्यों नहीं फोर्स लगा रही? बेटा स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो बिल्कुल शुरुआत में मैं जानता हूं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन आएगा। उस g एक्सेलरेशन के कारण ब्लॉक हल्का सा नीचे है, मान लो बेटा हल्का सा नीचे है। जैसे ही ब्लॉक हल्का सा नीचे है, स्प्रिंग में हल्का सा एक्सटेंशन आया, जैसे स्प्रिंग में हल्का सा एक्सटेंशन आया, अब m मास के ब्लॉक पर दो फोर्स है, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ kx। लेकिन हम जानते हैं कि ब्लॉक अगर हल्का सा नीचे आए तो x तो छोटा सा है, तो kx भी छोटा सा है, मतलब mg बड़ा है शुरुआत में और kx छोटा है। mg बड़ा है और kx छोटा है, तो नेट फोर्स है नीचे की तरफ, कितना बेटा? mg माइनस kx, एंड दैट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा नेट फोर्स नीचे तो एक्सेलरेशन भी तो नीचे। अब जब ब्लॉक नीचे आ रहा है उस टाइम पर ऑफ कोर्स ब्लॉक के पास वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, और इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। बेटा मैं इसको स्पीड अप कह रहा हूं। स्पीड अप बेटा क्यों बोल दिया? क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे की तरफ
और mg नीचे की तरफ बड़ा है और kx ऊपर की तरफ छोटा है। शुरुआत में एक्सटेंशन कम है, ब्लॉक हल्का सा नीचे आया, ब्लॉक हल्का सा नीचे आया तो kx है छोटा, mg है बड़ा, नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला फोर्स छोटा, तो नेट फोर्स नीचे, नेट फोर्स नीचे तो एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो पक्की बात है कि ब्लॉक की स्पीड लगातार बढ़ रही है। बच्चे बोलेंगे हाँ सर मान ली आपकी बात कि ब्लॉक की स्पीड लगातार बढ़ रही है, लेकिन सर जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा एक्सटेंशन तो लगातार बढ़ेगा। सर एक्सटेंशन लगातार बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ लगने वाला kx भी तो लगातार बढ़ेगा, और सर kx अगर ऐसे लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो मान लो कि सर mg बड़ा है kx छोटा है, लेकिन अगर जैसे जैसे ब्लॉक लगातार नीचे आएगा तो kx तो लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कभी ना कभी तो mg और kx की वैल्यू बराबर होगी। हाँ बड़ा बिल्कुल होगी। जब mg और kx की वैल्यू बराबर होगी, वो वाला डायग्राम मैंने यहां बना रखा है, उस टाइम पर मान लेते हैं कि ब्लॉक x नॉट डिस्टेंस नीचे आ गया, नीचे है mg, ऊपर है kx नॉट और mg को बराबर किया तो एक्सटेंशन आ गया है mg बाई k। ये मत सोचना कि यहां पर नेट फोर्स जीरो हो गया है तो ये आपकी फाइनल पोजीशन है ना बेटा, यहां पर आपका नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, ये ब्लॉक यहां पर रुका नहीं है, बल्कि मैं तो श्योर हूं कि इस इंस्टेंट पर इसके पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। सर सबसे ज्यादा कैसे बोल रहा हूं? सबसे ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुरुआत से लेकर यहां तक पहुंचने के पूरे रास्ते में नीचे वाला फोर्स बड़ा था और ऊपर वाला फोर्स छोटा था। यहां से यहां तक के रास्ते में नेट फोर्स नीचे था, यहां से यहां तक के रास्ते में एक्सेलरेशन नीचे था, वेलोसिटी भी नीचे थी, तो यहां से यहां तक तो लगातार स्पीड बढ़ी है, और अगर यहां से यहां तक स्पीड लगातार बढ़ी है तो यहां पर स्पीड जीरो तो नहीं हो सकती, बल्कि यहां पर तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो यहां पर रुकना नहीं है। लेकिन सर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अरे यार इक्विलिब्रियम पोजीशन का अर्थ तो ये हुआ कि यहां पर फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका ये अर्थ थोड़ी कि स्पीड भी जीरो है, बल्कि यहां पर तो स्पीड की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो अगर आपने नेचुरल लेंथ से अगर छोड़ दिया तो जब भी बेटा आपकी स्प्रिंग बेटा सॉरी आपका एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे आएगा तो बेटा वहां पर रुकेगा नहीं, बल्कि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से यहां तक के मोशन में नेट फोर्स नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, और लगातार नीचे की तरफ बढ़ रही है, यहां पर इसकी स्पीड बेटा जीरो ना होगी बल्कि सबसे ज्यादा है। और अगर ज्यादा है तो यहां पर रुकने वाला नहीं है, अभी तो वो और नीचे जाएगा, और अगर और नीचे जाएगा तो थोड़ी देर बाद में कहानी ऐसी हो जाएगी बेटा, देखना कहानी कैसी हो जाएगी कि जैसे ही इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी ब्लॉक नीचे आया, अब कौन से फोर्स है, नीचे की तरफ mg है, और बेटा मान लो कि ये x नीचे आ गया है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स है kx। नाउ आई नो इट वेरी वेल कि जब ब्लॉक यहां पर था तब kx की वैल्यू और mg की वैल्यू बराबर थी, जब ब्लॉक यहां से और नीचे आ गया तो पक्की बात है कि एक्सटेंशन तो और बढ़ गया, तो स्प्रिंग का फोर्स बड़ा है और mg छोटा है, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला फोर्स छोटा है, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला फोर्स छोटा, तो नेट फोर्स है ऊपर, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन तो है ऊपर, लेकिन वेलोसिटी है नीचे, वेलोसिटी है नीचे और एक्सेलरेशन है ऊपर, तो लगातार स्पीड घटेगी 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 बेटा, कहीं ना कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी फॉर एन इंस्टेंट बेटा क्या हो जाएगी, जीरो। तो ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो एक टाइम बेटा सिचुएशन ऐसी आएगी बेटा, मैं डायग्राम यही बना दूं, एक टाइम बेटा सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ब्लॉक यहां कहीं पहुंच जाएगा और इस टाइम पर आपका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा, और इस इंस्टेंट पर ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो होगी, हमेशा के लिए नहीं बेटा, मोमेंटरली, सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट के लिए। सर सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही क्यों बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट के लिए इसलिए बिकॉज आई नो दैट कि ऊपर की तरफ जो kx मैक्स लग रहा है वो, और नीचे की तरफ mg लग रहा है वो, इन दोनों में से kx मैक्स की वैल्यू बड़ी है और mg की वैल्यू छोटी है, तो नेट फोर्स आएगा ऊपर, एक्सेलरेशन आएगा ऊपर, वो अब लगातार इस ब्लॉक को ऊपर लाएगा और उसकी स्पीड लगातार बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। इस इंस्टेंट पर बेटा आपका kx और mg फिर से बराबर हो जाएगा, यहां पर आपके बेटा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी होगी मैक्सिमम ऊपर की तरफ, और लेकिन जैसे ऊपर जाएगा अब बेटा तेरा kx छोटा है और mg बड़ा है, अब बेटा नेट फोर्स जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन आ जाएगा नीचे, अब लगातार स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, बाय सिमेट्री बेटा यहां पर आकर स्पीड वापस से क्या हो जाएगी, जीरो, फिर बेटा वापस नीचे आएगा, लेकिन यहां पर स्पीड जीरो है, इस बात का अर्थ नहीं कि यहीं बेटा रहेगा, क्योंकि जैसे बेटा यहां पर पहुंचेगा हम समझ जाएंगे kx लगना हो गया बंद, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई है, सिर्फ mg लग रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां पर आकर फिर से उसकी स्पीड होगी सबसे ज्यादा, फिर स्पीड लगातार घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी, एंड द ब्लॉक विल परफॉर्म
ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस। इसमें यहां से तक स्पीड बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो इसका मतलब हम समझ गए कि जो इसकी ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पर इसका नेट फोर्स जीरो है, वहां पर ब्लॉक रुका नहीं है, बल्कि वहां पर तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। और इस तरह की इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोगों ने शायद बड़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप यू डू रिमेंबर बेटा, हमने नाम दिया था बेटा क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैंने पूछा बेटा फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ सकता है वो बताओ। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। मैक्सिमम एक्सटेंशन इस वक्त है तो आपकी स्पीड जीरो है, शुरुआत में भी आपकी स्पीड जीरो है। एक तरह से इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को रिलेट करना है। दिमाग में बेटा क्या आएगा? वेट। बेटा इससे मैं पोजीशन 1 कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम को पोजीशन 2 कह रहा हूं, और इस तीसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन को मैं पोजीशन 3 कह रहा हूं। अप्लाई वेट, बिटवीन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3। पोजीशन 1 से बड़ा पोजीशन 3, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे दो ही फोर्स नजर आ रहे हैं, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल वी नो दैट यहां पर बेटा पार्टिकल एक बार के लिए मोमेंटरली स्टॉप हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बिकॉज इट स्टॉप्स। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट इट इज रिलीज्ड, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आल्सो कम्स आउट टू बी जीरो, इट इज रिलीज्ड। बेटा व्हाट इज वर्डन बाय ग्रेविटी? तो आप बोलो सर एम मास का ब्लॉक, एक्स मैक्स डिस्टेंस नीचे है, तो ग्रेविटी का वर्डन होगा एम इंटू जी इंटू एच। सॉरी बेटा एच नहीं, एक्स मैक्स प्लस वर्डन बाय स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग का वर्डन मैं आपको लिखना सिखा चुका हूं। नेचुरल लेंथ से एक्स का एक्सटेंशन आएगा, तो मैंने आपको बता रखा है कि स्प्रिंग फोर्स लगा रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का नीचे, तो वर्डन पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आएगा। और वर्डन मैंने मेरे बालकों को याद करा रखा है, -12 इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 - 0। बट एक एक्स मैक्स कैंसिल, और एक्स मैक्स या मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई है 2 mg/k। और जैसे बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन 2 mg/k आ गई, उसमें मेरे बच्चे एक बात और समझ गए कि सर पहले वाले mg/k में स्पीड बढ़ी है, फिर अगले वाले mg/k में स्पीड घटी है, फिर वापस आते वक्त mg/k में स्पीड बढ़ी है, फिर स्पीड घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है। इसका मतलब इनिशियल से इक्विलिब्रियम की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही इक्विलिब्रियम से अगले वाले एक्सट्रीम की, ये दोनों डिस्टेंस बड़ा बराबर। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि यही वाला जो ब्लॉक है बड़ा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू mg/k आएगी। ये बात की बात है बेटा। आज तो बन सिर्फ और सिर्फ किस काम में बिजी थे हम बेटा? सिर्फ और सिर्फ ये मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने में ही बिजी थे। अगला काम इसी में, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। बेटा ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? बेटा पहली बात तो ये चेक करो कि मैक्सिमम स्पीड है कहां। मेरे बच्चे बोला मैक्सिमम स्पीड वहां पर है जहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो है, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, क्योंकि यहां से तक स्पीड लगातार बढ़ी है, फिर यहां से लगातार स्पीड घटी है, तो यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा। तो एक इसका मतलब इनिशियल स्पीड जीरो है और फाइनल स्पीड वी मैक्स पूछी है। इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड के बीच में रिलेशन, यार इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड के बीच में रिलेशन सबसे अच्छा क्या होता है? आप बोले सर वेट होता है, और क्या होगा? हेडिंग वही लगा रखी है अपन ने। तो बड़ा पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 के बीच में वेट लगाओ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहां से यहां तक आने में ग्रेविटी का वर्क डन होगा mgh। बड़ा बोलना ये डिस्टेंस कितनी है? मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये डिस्टेंस है mg/k। स्प्रिंग का वर्डन क्या है? नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन आने तक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, स्प्रिंग का वर्डन आएगा -12 के एक्स स्क्वायर, -12 के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना बेटा? mg/k, दैट इज इक्वल्स टू ½ m वी मैक्स का स्क्वायर माइनस बड़ा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कर लो बेटा सोल्व, आ जाएगा आंसर। मैं भी कर दूंगा बेटा, देखना क्या क्या आ गया। m² g² अपॉन k माइनस m² g² अपॉन k। बेटा मेरे ख्याल से आ गया m²
जी स्क्वायर अपॉन 2k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, एक एम से एम कैंसिल, और वी मैक्स की बेटा वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई, और रूट एम बाई के इंटू जी। हाँ बेटा, रूट एम बाई के इंटू जी। बेटा मेरे पास वी मैक्स आ गई, ठीक है ना। इवन यही नहीं बेटा, कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहाँ से एम जी बाई 2 के जाएगी तब स्पीड कितनी आएगी, वर्क एनर्जी हम लगा दो बेटा। सर यहाँ से एम जी बाई 3 के डिस्टेंस पर कितनी होगी बेटा, वेट लगा दो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। हम कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि है ना, हमने एक मैक्सिमम एक्सटेंशन की टर्म याद कर ली है, दैट इज 2 mg बाई के। ये रिजल्ट अच्छा है, ये mg बाई के नहीं बेटा, mg बाई के से बड़ा है। ठीक है, आगे चलो, चलते हैं बेटा। सवाल